तो नया चैप्टर शुरू करते हैं आज, लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या हो रहा है ना। हम उसके कॉज में नहीं गए थे कि क्यों हो रहा है, लेकिन अब मोशन क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वैसे बहुत बेसिक तौर पे 9th क्लास की चीज़ें तुम्हें पता ही हैं कि 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि जो बॉडी चल रही है वो चलती ही रहेगी, जो रेस्ट पे रेस्ट पे रहेगी अनटिल अनलेस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो मैथमेटिकली इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तक या तो वो चलती रहेगी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, वो 5 6 जो भी है उसी पे रहेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, या रेस्ट पे रहेगी यानी कि वेलोसिटी 0। इन दोनों का एक ही मतलब है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमें ऐसे समझना है कि अगर फोर्स 0 है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, या अदर वे राउंड एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो पहला तो एक जनरल स्टेटमेंट था जिसको हमने मैथमेटिक्स में से कन्वर्ट कर लिया। दूसरा मैथमेटिकल ही था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स की डेफिनेशन आई थी यहाँ पर, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम जान चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन है ये, इंटरनल की बारे में बात नहीं कर रही है, एक्सटर्नल की डेफिनेशन है ये। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। मान लो सपोज ये एक बॉडी है, क्यूब है ये, और इस पर हमने फोर्स लगाया, तो बाहर से जो फोर्स लगा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अब मान लो सपोज इसका हमने कट कर दिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो अंदर भी फोर्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खींच के रख रहे होंगे, वो इंटरनल फोर्स है। तो हम हमारे कंसिडरेशन में एक्सटर्नल फोर्स की ही डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, इसका कुछ मैथमेटिकल मतलब नहीं है, बट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ मोशन ब्रॉडली हमने 9th क्लास में पढ़े थे। अब धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी वो फोर्स है ना। तो लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम जो भी हमारे सिनेरियोज आएंगे उसमें फोर्सेस कौन कौन से होंगे ये हमें बताना है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो ब्रॉडली हम 2 टाइप के फोर्सेस डिफाइन करते हैं। एक तो कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नाम से ही अपनी पहचान बता रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स सोचो क्या होगा कि बॉडी पे कांटेक्ट लगा के कोई फोर्स लगाया जाए, वो कांटेक्ट फोर्स है। जैसे अगर इसको यहाँ से उठा के वहाँ सरकाना है तो कांटेक्ट करके ऐसे हाथ का मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर, ठीक है। फ्रिक्शन, जब टायर रोल होता है आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन कांटेक्ट में ही, अगर कांटेक्ट ही हट जाए तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टाइप के फोर्सेस होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ग्रेविटी, जैसे कहाँ धरती टच तो नहीं कर रही इसे, तब भी इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस वाले फोर्सेस रहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। सो कांटेक्ट फोर्सेस आर इन विच द टच इज एसोसिएटेड। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल लिखो। फ्रिक्शनल फोर्स,
नॉर्मल रिएक्शन, है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सारे फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखेंगे, बस ये नाम से फैमिलियर हो जाए इसलिए मैंने नाम लिख दिए। इनको देखेंगे डिटेल में कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये वर्ड सुना है तुमने, फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि FBD, शॉर्ट फॉर्म में इसको FBD बोलेंगे हम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो कुछ भी मास हो, उस पर कोई फोर्सेस लग रहे होंगे, तो हमें उसको फ्री कर देना है। ठीक है, वी हैव टू फ्री दैट बॉडी, और उस पर सारे फोर्सेस मार्क कर देने हैं। जैसे हम किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये क्यूब है, सपोज इमेजिन करो, ये टेबल पे रखा हुआ है यहाँ पे। अब इमेजिन कर लो कि परफेक्ट क्यूब है ये, और इस पर हमें सारे फोर्सेस मार्क करने हैं कि कौन कौन से फोर्स इसको एक्सटर्नली महसूस हो रहे होंगे। तो हम पूरी दुनिया में से सब कुछ हटा देंगे और केवल वो ब्लॉक को बनाएंगे, यहाँ पर फ्री कर दिया ब्लॉक को। ठीक है, अब इस पर फोर्सेस लगाएंगे कि कौन कौन से फोर्सेस ये महसूस कर रहा होगा। तो क्लियरली ग्रेविटी महसूस कर रहा होगा, तो वो नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड, है ना। वेट, अच्छा वेट mg के बराबर होता है, ये अभी अगर नहीं पता है तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और अगर वेट लग रहा होता तब तो ये नीचे चला जाता, लेकिन ये रेस्ट पे रखा हुआ है, हमारे ऑब्जर्वेशन पे ये रेस्ट पे रखा हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ काउंटर मिल रहा होगा इसे। वो काउंटर कौन दे रहा होगा? वो काउंटर दे रहा होगा टेबल का रिएक्शन। टेबल पे इसको एक रिएक्शन मिल रहा होगा टेबल से। ये बात समझ में आ रही है? तो एक और फोर्स मार्क करना पड़ेगा हमें, जो टेबल लगा रही होगी इस पर, इधर ऊपर साइड, उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन, n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस पर ये दो फोर्स जो बन गए, वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। आ रही है बात समझ? तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चाहिए, मतलब बनाने आने चाहिए। अच्छा, वेट इज इक्वल्स टू mg। तुम्हें वेट और मास में डिफरेंस पता होगा तुम्हें, वेट वर्सेस मास। तो मास तो होता है कंटेंट ऑफ इनर्शिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें पता है। कंटेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 9th में भी पढ़ा था तुमने। और वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स बाय विच ग्रेविटी खींचती है, तो इट इज़ अ फोर्स। और हमें इनमें रिलेशन फाइंड करना है कि अगर हमें वेट लिखना है किसी बॉडी का, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। वेट एक ऐसा फोर्स है यहाँ पे एक्सीलरेटेड किस वजह से फील करता है? वो ग्रेविटी की वजह से। तो किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट मार्क करना है तो हमें mg लिखना है, इतना याद रखना है बस। वेट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, वेयर m इज़ द मास ऑफ दैट बॉडी।
तो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स समझ गए हम। नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? जब बॉडी किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दीवार में टच करके मैं खड़ा हुआ हूँ, तो क्यों नहीं जा रहा मैं उस तरफ? क्योंकि मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा और दीवार पे, वो भी मेरे को काउंटर दे रही है नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तुम बैठे हो सीट पे, नीचे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सीट तुम्हें ऊपर नॉर्मली रिएक्ट कर रही है। तो नॉर्मल का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का जो जनरल मतलब है दैट इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कहाँ से परपेंडिकुलर? सरफेस से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। इमेजिन करो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, कुछ ऐसे कुछ मैकेनिज्म है, बॉल इक्विलिब्रियम पे ऐसे रखी हुई है। तो इसका FBD बनाना है हमें। तो फोर्स कैसे मार्क करेंगे? तो पहले तो इसको फ्री कर लेंगे। पूरे यूनिवर्स में हमारे लिए केवल ये बॉल है, ठीक है, और उस पर हमें फोर्सेस मार्क करने हैं। तो इसको कर लिए फ्री, ठीक है। अगर ये धरती के इन्फ्लुएंस में है, जो कि है, तो mg फोर्स, वेट फोर्स नीचे लगेगा। तो वेट किधर मार्क करें ऐसी सिचुएशन में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, बॉल सर्कुलर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मार्क, यहाँ से मार्क नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से मार्क करेंगे, सेंटर से गुजरता हुआ। ये हो गया इसका वेट, यानी कि mg, ठीक है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इसे? नॉर्मल रिएक्शन एक इस सरफेस से टच है इसका, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे टच है, तो इधर महसूस हो रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, उसको N1 बोल देते हैं। और एक इस सरफेस से टच है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर फील हो रहा होगा, उसको N2 बोल देते हैं। तो 3 फोर्सेस मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सर्कुलर शेप का है, ये सेंटर से गुजरेगा, ये भी सेंटर से गुजरेगा, क्योंकि सर्कुलर शेप का है। अच्छा, अभी हमने फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं किया यहाँ पर। अभी ये जो सिचुएशन हमने बनाई है, ये रफ नहीं माना है। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है जो सरफेस के अलॉन्ग लग सकता है। तो फ्रिक्शन फ्री है ये ना, ये सब जो भी अभी इस क्लास में डिस्कशन लेंगे, सारे सरफेसेस फ्रिक्शन फ्री होंगे, फ्रिक्शनलेस। तो और FBD बनाओ इन सिचुएशंस के। इसका FBD बना है। इन तीनों का FBD बनाना है, ABC। सरफेस जिससे टच है
मतलब इससे सेंटर की तरफ जाए। हाँ थोड़ा सा आड़ा हो गया ऐसे। कोई बात नहीं, ऐसे रफ बनाओ अभी तो। हाँ मतलब बट होना सेंटर की तरफ। हाँ इसका वेट लग जाएगा यहाँ पे mg, एक नॉर्मल जल लग जाएगा n1, यहाँ से एक नॉर्मल जल लग जाएगा n2, यहाँ पे a का बनाएंगे तो a का लग जाएगा mag, और ये b इसको नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, इसको बोल देते हैं n1। ये a का हो गया, b का मास लग जाएगा m2 mbg, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लग जाएगा n2, और n1 जो ऊपर लग रहा है a पर, उसका रिएक्शन पेयर यहाँ पे लग जाएगा n1। ये समझ में आ रहा है। और c का बनाएंगे तो धरती से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा n3, एक नीचे mbg तो लग ही जाएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से लग जाएगा, दैट इज़ n2 जो इसका रिएक्शन पेयर होगा। mcg कर लो, c है वो क्योंकि। हाँ तो अब एक डाउट ऐसा आ सकता है कि इसका जो वेट है mag, वो इसको फील क्यों नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे mag मार्क क्यों नहीं किया, या इधर पे तीनों, मतलब इस पे तीनों मार्क होने चाहिए थे, इसके। तो ऐसा डाउट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड। और अगर आ रहा है तो देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारे कंधे के ऊपर एक और इंसान चढ़ गया, तुम्हें एक्चुअली उसका वेट फील नहीं होगा, तुम्हें जो उसके पैर रखे हैं ना उसने तुम्हारे कंधे के ऊपर, वो फील होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया है अपन ने n1 यहाँ पर, उसमें ऑटोमेटिकली mag का कंसिडरेशन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसका वेट इसको फील नहीं होगा, इसके वेट की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुआ है, वो इसको फील हो रहा है, तो वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में आ रहा है, एंड सो ऑन। हाँ एक और, डायग्राम बनाओ FBD इस ब्लॉक का। रस्सियाँ ही है ना ये, दीज आर लाइक स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन होती है स्ट्रिंग में। इसका मास m है। इस चैप्टर में बस हमें मेजरली FBD ही बनाना प्रॉपरली आना चाहिए, और अगर हम FBD प्रॉपरली बनाने लग गए तो फिर तो सब हो ही जाएगा। तो एक mg तो नीचे लग गया वेट, ये रस्सी इसको किधर खींच रही होगी, उधर खींच रही होगी, तो इधर लगा दिया T1, और ये रस्सी इसको इधर खींच रही होगी, तो लगा दिया T2। ये बन गया FBD।
एक चीज़ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली काम आएगा। तो मान लो तुम्हारे सामने सिचुएशन आ गई, मान लो सपोज कि एक पार्टिकल है, इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए सारे फोर्सेस। तो इंडिविजुअली एक्स वाले फोर्सेस का हम कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअली वाई वाले फोर्सेस का कर सकते हैं, एक दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम जानते हैं ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स से, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक फोर्स तो इधर ही है, लेट्स से एक्स के अलॉन्ग, तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक फोर्स इधर है तो इसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई फोर्स ऐसे आ गया, मान लो सपोज F3 हॉरिजॉन्टल के साथ डिप्रेशन में थीटा एंगल बनाते हुए, तो F3 को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम, पता है, एक इस तरफ हो जाएगा, दैट इज़ F3 cos थीटा, और एक इस तरफ हो जाएगा F3 sin थीटा। अब ये गया और इसकी बजाय ये दो फोर्स आ गए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना पड़ जाए हमें। ये बात समझ में आ रही है? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। अच्छा, इक्विलिब्रियम लिखने से पहले यहाँ पे लीनियर इक्विलिब्रियम लिख लो अभी, क्योंकि आगे चल के एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे अपन। तो लीनियर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में अगर नेट फोर्स बॉडी पर 0 है तो हम कहेंगे वो लीनियर इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, नेट फोर्स अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, तो 0 होना चाहिए, है ना। वेक्टोरिकली अगर हम तीनों डायमेंशन में लिख दें तो Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप 0 होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअली Fx भी 0 होना चाहिए, इंडिविजुअली Fy भी 0 होना चाहिए और इंडिविजुअली Fz भी 0 होना चाहिए। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। तो इसको समराइज़ करने के लिए हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0। ये समेशन का सिग्नल है ना। समेशन मतलब सारे फोर्सेस x डायरेक्शन में जोड़ के 0 करने हैं, सारे फोर्सेस y डायरेक्शन में जोड़ के 0 करने हैं और सारे फोर्सेस z डायरेक्शन में जोड़कर 0 करने हैं, अगर लीनियर इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है। तभी एक आध क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसका मैं डेटा ले लेते हैं कुछ। कि ये 10 kg है, यहाँ पे एक रस्सी थी, यहाँ पे ऐसे दूसरी रस्सी थी और ये वाला एंगल लेट्स से 30 डिग्री है। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 दैट इज़ T1 एंड फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 2 दैट इज़ T2। T1 और T2 फाइंड करना है और इट इज़ गिवन दैट दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पर है, दिस ब्लॉक इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम में कभी कोई किसी ने बोला रेस्ट पे होगा तो गलत बात है। नेट फोर्स 0 का मतलब ज़रूरी नहीं रेस्ट पे हो, चल रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर चल रहा है तो। इक्विलिब्रियम से केवल एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, नेट फोर्स 0, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये 10 kg का हमने FBD बना लिया। तो 10 इधर लग गया 10G, एक टेंशन T1 इधर लग गया और एक टेंशन T2 इधर लग गया, ठीक है। तो ये यहाँ से नहीं गया, कॉर्नर से गया। तो किसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है यहाँ पर? T1, 10G या T2?
T2, क्योंकि T2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसी के साथ नहीं फिट बैठ पा रहा है। अगर ये एक्सिस मान ली हमने तो tan G तो आ गया एक्सिस पे, T1 भी आ गया, तो T2 को रिजॉल्व करेंगे। तो ये 30 डिग्री है, रिजॉल्व किया तो इस तरफ आ गया T2 cos 30 डिग्री, यानी कि T2 √3/2, और इधर आ गया T2 sin 30 डिग्री, यानी कि T2/2। इसका मतलब हमने इस T2 को इन दो फोर्सेस से रिप्लेस कर दिया और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गए। अब हम लगा सकते हैं हमारे जो भी रिजल्ट है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, मतलब x डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। x डायरेक्शन वाला फोर्स कौन कौन सा है? T1 इधर खींच रहा है इसे, और T2 √3/2 उधर खींच रहा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू √3 T2/2, ठीक है। सिमिलरली y डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो y डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर खींच रहा है उसे T2/2 से और नीचे खींच रहा है tan G से, तो T2/2 मस्ट बी इक्वल्स टू tan G। तो T2/2 मस्ट बी इक्वल्स टू tan G। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई, तो T2 इज इक्वल्स टू 20G। कहाँ पर? sin 30 क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/2 होता है। तो T2 आ गया 200 न्यूटन और T2 200 आ गया, तो ये हो गया 100√3। T1 इज 100√3। समझ में आ रही है? एब्जॉर्ब करो उसको। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन थीटा पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है। इसका एफबीडी बनाओ और सारे फोर्सेस इस एक्सिस सिस्टम पे मार्क करो। ये एक्सिस सिस्टम बना दिया यहाँ पर, लेट्स से दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस। इसका एफबीडी बनाना है और इन एक्सिस सिस्टम पे मार्क करना है। 100√3 T2 आ गया 200 यहाँ तक पहुँचे। अब 200 उठा के यहाँ रख दिया, तो 200 रखा तो 200/2 100, तो 100√3। ग्रेविटी किधर लगेगी? ऐसी लगेगी, ऐसी। धरती इधर है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा थीटा के टर्म्स में। तो पहले तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। mg लगेगा नीचे और इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा इधर। तो नॉर्मली तो हमारे एक्सिस सिस्टम में ही आ गया। रिजॉल्व किसको करना है? केवल mg को। फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है ना, वो सब कंसीडर नहीं करना पड़ता, तो फ्रिक्शन भी मार्क करना पड़ता। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो mg नीचे आ गया। तो देखना ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा? थीटा। आराम से सोचो, यहाँ पे क्या डिसाइड करना पड़ता है आराम से। तो देखो ये ट्राइंगल है अपने पास,
ये ट्राइंगल है, इसको राइट ट्राइंगल मान लो, ये राइट ट्राइंगल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब आराम से बैठो, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, वही है 90 माइनस थीटा, और ये वाला 90 है, ये वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये 90 है, और एक 90 माइनस थीटा आ चुका है, तो ये वाला कितना होगा थीटा। आ रहा है समझ में? तो ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो सिचुएशन हमेशा याद रखना, एज अ जनरल रूल याद रख लो इसको, क्योंकि ये बहुत ही बार बार हमारे सामने आएगी कि अगर हमें ऐसे कुछ ब्लॉक दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है, तो mg जब रिजॉल्व होता है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन साइन कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कॉस कंपोनेंट आता है mg cos थीटा। इसको याद रख लो। नेक्स्ट लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टॉर्क भी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो हाँ, रोटेटरी। तो देखना सिचुएशन क्या होती है कि फोर्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर एक्शन ही क्रिएट करे, कभी कभी वो रोटेटरी एक्शन भी क्रिएट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, मतलब इतनी बड़ी बॉडी है ये, और इस पर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ, एकदम मैं तो सीधा फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कुछ रोटेट वगैरह तो कर नहीं रहा, तब भी तुम लोगों को क्या एंटिसिपेशन है, ये बेंच कैसी जाएगी, थोड़ी सी रोटेटरी मोशन आएगा इसका, है ना। फोर्स तो सीधा ही लगा है लेकिन रोटेट हो गया। तो फोर्स कैन हैव रोटेटरी एक्शन, और उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपन मोमेंट ऑफ फोर्स समझते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेटरी एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्टिक है और यहाँ पर वो हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी, ऐसी ऐसी है, और इस पॉइंट के अबाउट से रोटेट हो सकती है। अब तुमने अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगी, मतलब कुछ मोमेंट जनरेट हो गया इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन मोमेंट एट एनी पॉइंट, वो हम समझ लेते हैं कि लेट से यहाँ तक की डिस्टेंस है x,
ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट यानी कि टॉर्क जनरेट हो रहा है दैट इज फोर्स इंटू एक्स, इतना याद रखो अभी। अच्छा, ये फोर्स अगर कोई ऐसे लगा देता, जस्ट एक सिचुएशन को कॉन्ट्रास्टिंगली कंपेयर करो, इस फोर्स को अगर कोई ऐसे लगा देता तो क्या ये रोटेट होती? नहीं होती, है ना। क्लियर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई ऐसे लगा देता तो हो जाती। तो असल में क्या है कि अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक तो आएगा पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल मतलब कि इस डिस्टेंस से पैरेलल कंपोनेंट, और एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा उस पर मत जाओ अभी, बस इतना सोचो कि एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। तो कौन सा कंपोनेंट जिम्मेवार है घुमाने के लिए, पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो हम टॉर्क को कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि टॉर्क इज़ नथिंग बट पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखो, इस सिचुएशन से हमने कंक्लूड किया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटरी एक्शन, फॉर रोटेटरी एक्शन। रोटेटरी एक्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रॉड है और इस पॉइंट ए के अबाउट पाइवटेड है और कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है। यहाँ पे 2F लग रहा है, सेंटर पे F लग रहा है और कॉर्नर पर 3F लग रहा है and the angle is here 30 degree. This is A, this is B, है ना। और ये वाला डिस्टेंस है A, ये वाला डिस्टेंस भी A है and this is 2A। मासलेस रॉड है तो ग्रेविटी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइंड the anti-clockwise moment of each force about the pivot। anti-clockwise moment of each force at the pivot। about the pivot। तो देखो क्या करना है, मोमेंट निकालना है, टॉर्क निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। कितने फोर्सेस हैं? एक तो ये, एक ये और एक ये।
तो ये वाले दोनों फोर्सेस तो परपेंडिकुलरली ही एक्ट कर रहे हैं, तो इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रिजॉल्व करने की ज़रूरत किसे है? इस वाले को। तो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3F साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, और ये वाला हो गया 3F कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2। तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा यहाँ पर। किसकी वजह से टॉर्क आएगा? इस वाले की वजह से। और इस वाले की वजह से, पहले वाले की वजह से कैसा घूमेगा ये पॉइंट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड वाले की वजह से कैसा घूमेगा ये वाला पॉइंट? क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमसे बोले एंटी क्लॉकवाइज पूछा है, तो जहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा होगा वहाँ पे हम नेगेटिव करके लिख देंगे। ठीक है, तो पहले की वजह से लेट्स से दिस इज फोर्स 1, तो टॉर्क 1 इज 2F इंटू ए, 2F इंटू ए, 2F इंटू ए, 2F इंटू ए, 2F इंटू ए। और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है प्लस, फिर टॉर्क बिकॉज ऑफ 2 सेकेंड फोर्स की वजह से, बताओ? F इंटू F इंटू क्या? 2A। क्यों 2A? क्यों? क्योंकि अब 2A हो गई यहाँ से दूरी इसकी, तो F इंटू 2A। और माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है और हमें कन्वेंशन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज को प्लस रखना है। एंड टॉर्क 3 इज इक्वल्स टू, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 3/2 F इंटू 4A। तो क्या हो गया ये? 6FA। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। देखो तीसरे वाले के लिए कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर वाला। इस वाले की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3F/2। और डिस्टेंस क्या? ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है यहाँ तक का, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इसलिए 4A। 2A ये और 2A ये, इसलिए 4A। तो नेट टॉर्क लिखना है अगर, नेट में सबका सम, तो ये दोनों तो कट गए, एक प्लस में है उतना ही, ये दूसरा तो माइनस में है, तो बस ये बचेगा। तो 6FA, 6FA एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट A। पाइवट में कील ठुकी हुई है, कील ठुकी हुई है ताकि वो उसके और घुल जाए, वो घुल जाए। ठीक है, तो हमने जो लीनियर इक्विलिब्रियम देखा था, ऐसे ही एक एंगुलर इक्विलिब्रियम भी होता है। एंगुलर इक्विलिब्रियम नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो जाए। व्हेन नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0, तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालो 0 आना चाहिए, अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अच्छा ओवरऑल अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, कि केवल शब्द लिखा हुआ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
मतलब स्टैटिक कुछ नहीं, केवल जस्ट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम से हम दोनों कंसीडर करेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और लीनियर इक्विलिब्रियम भी होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो दोनों ही चीज़ें 0 होंगी तभी वो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फोर्स नेट 0 नहीं है बट नेट टॉर्क मतलब नेट फोर्स 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक रॉड है, एक फोर्स यहाँ से लगा रहा है कोई और उतना ही फोर्स यहाँ से कोई लगा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि जितना ऊपर लग रहा है उतने नीचे लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम महसूस कर पा रहे हो कि इसमें एक रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो मतलब नेट टॉर्क 0 नहीं है यहाँ पर, लेकिन नेट फोर्स 0 है। सो हेयर नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट 0। इसका मतलब ये लीनियर इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती, ये वही रॉड है और यहाँ पे ऐसे फोर्स लग गया और यहाँ से ऐसे फोर्स लग गया, अब नेट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, तब ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम में आ जाता। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। हाँ मतलब हाँ, ये अच्छा थॉट है। देखना मतलब रोटेशन अलग अलग एक्सेस के अबाउट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने पास ये चौक है मान लो, तो ये चौक ऐसे भी रोटेट हो सकती है। अभी एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे भी रोटेट हो सकती है। अभी एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? ये, और ऐसे भी रोटेट हो सकती है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? ये। तो नेट टॉर्क 0 का मतलब तीनों एक्सेस के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना। मतलब कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सेस मस्ट बी 0, टॉर्क अबाउट वाई एक्सेस मस्ट बी 0, टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस मस्ट बी 0। एग्जैक्टली फोर्स जैसा ही।